इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। तो एज अ लीडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, इंडिया ने अपने रोल को कोल्ड वॉर में दो लेवल्स पर काफ़ी इंपॉर्टेंटली प्ले किया था। पहले लेवल पर उसने अपने आप को काफ़ी दूर रखा था इन दोनों अलाइंसेस से, इन दोनों अलाइंसेस में खुद को शामिल नहीं होने दिया था। फिर दूसरे लेवल पर इन्होंने क्या किया था, क्योंकि नई नई कंट्रीज़ बनकर सामने आ रही थी, डीकोलोनाइजेशन भी उस वक्त चल रहा था, तो जो नए नए कंट्रीज़ आज़ाद हो रहे थे, तो ये जो दोनों सुपर पावर्स हैं, ये जो दोनों अलाइंसेज हैं, ये उन पर अपना इन्फ्लुएंस डालकर उन्हें खुद में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के खिलाफ इंडिया अपनी वॉइस काफ़ी स्ट्रांगली रेस कर रहा था कि आप इन अलाइंसेस का पार्ट ना बने। अब जो इंडिया की पॉलिसी थी, ये ना तो नेगेटिव थी और ना ही पैसिव थी, मतलब किसी भी तरीके की ये नेगेटिव पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे और काफ़ी एक्टिवली इसमें काम कर रहे थे। इसी के साथ साथ जो नेहरू थे, इन्होंने दुनिया को ये भी याद दिलाया कि जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाग जाओ। इट्स नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब इसके विपरीत, इंडिया काफ़ी एक्टिवली उन अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर रहा था जो सॉफ्टन कर सकती थी इस कोल्ड वॉर की राइवलरीज़ को। इंडिया पूरे के पूरे एफर्ट कर रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था उन अफेयर्स में इन्वॉल्व होने की, जिससे ये कोल्ड वॉर ढीला पड़ सके, कम हो सके। और इसी के साथ साथ इंडिया ने ये कोशिशें भी की कि जो दो राइवल अलाइंसेस की कंट्री हैं, इनके बीच के डिफरेंसेस भी कम हो सके और ये किसी भी तरह से फुल स्केल वॉर की तरफ एस्केलेट ना करे। इंडिया पूरी कोशिश करता था कि जो फुल स्केल वॉर है वो डी एस्केलेट हो सके। यहाँ पर जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे और जो इंडियन लीडर्स थे, इन्हें कई बार यूज़ किया जाता था दो राइवल कंट्रीज़ के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, इनके बीच में मीडिएशन करने के लिए। और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है कोरियन वॉर, जहाँ पर इंडिया ने मीडिएशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो कोरियन वॉर है ये 1950 से कब तक चला था। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इंडिया चोज टू इन्वॉल्व अदर मेंबर ऑफ नॉन अलाइंड ग्रुप इन दिस मिशन। अब जहां इंडिया एक तरफ कोरिया जैसी कंट्रीज़ के बीच में जो एक दूसरे की राइवल थी मीडिएशन कर रहा था, इसने साथ में और भी जो पार्टिसिपेंट्स थे नॉन अलाइंड कंट्रीज़ के, इन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी कि जाइए आप भी ऐसी कंट्रीज़ के बीच में जो दो अलाइंसेस के कारण राइवल हो चुकी हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस कम करिए और इनके बीच में कम्युनिकेट करिए। कोल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया ने काफ़ी एक्टिव रहने की कोशिश की और एक्टिवेट करने की कोशिश की उन इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को जो किसी भी तरीके के अलाइंसेस का पार्ट नहीं थे, चाहे वो यूएस के अलाइंसेस हों, चाहे यूएसएसआर के अलाइंस। नेहरू जेनुइनली काफ़ी फेथ रखते थे एक ऐसे कॉमनवेल्थ ग्रुप पर जो फ्री हो और इनके बीच की कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिंग हो, जिससे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें इस कोल्ड वॉर को सॉफ्ट करने में, चाहे वो इसे ख़त्म कर पाएँ या ना कर पाएँ। काफ़ी लोग ये सजेस्ट करते हैं कि नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज में अपने इंटरेस्ट को सर्व करने नहीं देती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। एटलीस्ट यहाँ पर दो रीज़न गिवन है हमारे पास, जिससे हम ये कह सकते हैं कि नॉन अलाइंड पोस्चर इंडिया के इंटरेस्ट को काफ़ी हद तक सर्व किया करता था। तो पहला क्या है? पहला ये है कि जो इंटरनेशनल स्टेज होते थे, यहाँ पर इंडिया अपना जो डिसीज़न है वो खुद के इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा ले सकता था। मतलब अगर इंडिया खुद के लिए कुछ करना चाहता है तो वहाँ पर वो अपने डिसीजंस को ले सकता था, वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल होता था, चाहे वो दोनों के दोनों सुपर पावर, दोनों के दोनों अलाइज उनके लिए हो या ना हो। और सेकेंडली यहाँ पर इंडिया ने अपना जो बैलेंस है ये काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ था दोनों सुपर पावर्स के बीच में। अगर कोई भी एक सुपर पावर इंडिया को इग्नोर करती थी या फिर प्रेशराइज करती थी, तो इंडिया के पास ऑप्शन था कि वो किसी दूसरे की तरफ टिल्ट कर सकता है, अपना झुकाव कर सकता है। तो इसी वजह से इस अलायंस सिस्टम में इंडिया को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता था या फिर इंडिया को बुली नहीं कर सकता था। अब इसी के साथ साथ जो क्रिटिक्स हैं ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन दो क्रिटिसिज्म है ये गिवन है। पहला क्या है? पहला ये है कि जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं, जो इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है, ये अनप्रिंसिपल्ड है, इसके कोई भी प्रिंसिपल नहीं है और इंडिया केवल
नेशन इंटरेस्ट के नाम पर अपना एक फर्म स्टैंड नहीं रख पाता किसी भी इंटरनेशनल इशू को लेकर। मतलब कुछ भी एक मुद्दा अगर मान लीजिए इंटरनेशनल स्टेज में रेज़ होता है और वहाँ इंडिया की ज़रूरत है और इंडिया को ये महसूस होता है कि नहीं मुझे यहाँ खड़ा नहीं होना, तो वो नेशन इंटरेस्ट के नाम पर उस जगह को टोटली रिफ्यूज़ कर देती थी, अपना कोई भी एक स्टैंड वहाँ पर नहीं रखती थी। इसी के साथ साथ इट इज़ सजेस्टेड दैट इंडिया वॉज कंसिस्टेंट एंड टुक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉस्चर। अब यहाँ पर यह कहा जाता है, वैसे तो इंडिया ये शो करती थी कि भाई वो किसी की तरफ अलाइनमेंट नहीं रखती है, लेकिन यहाँ पर क्रिटिक्स ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि इंडिया दिखाता कुछ और था और होता कुछ और था, वो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी होता था, विरोधाभासी होता था। कैसे? इसका एक एग्जाम्पल गिवन है कि 1971 में अगस्त में इंडिया ने ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विथ यूएसएसआर, और ये ट्रीटी 20 साल के लिए थी। तो यहाँ पर ये जो ट्रीटी थी ये ऑब्जर्वर के द्वारा कहा जाता है कि इसे इंडिया ने इसलिए साइन किया था ताकि वो अपने लिए सपोर्ट गेन कर सके, डिप्लोमेटिक सपोर्ट और मिलिट्री सपोर्ट, क्योंकि उसी वक्त बांग्लादेश क्राइसिस चल रहा था तो इंडिया को सपोर्ट की ज़रूरत तो थी। लेकिन हाँ, फिर भी ये एक ऐसी ट्रीटी थी अकॉर्डिंग टू द बुक कि इसने भारत को यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने से नहीं रोका। ये जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, स्ट्रेटेजी थी, ये सामने आई थी कोल्ड वॉर की वजह से। लेकिन जब 1991 आया तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की वजह से यहाँ पर कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। इसके डिसइंटीग्रेशन के बारे में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो यहाँ पर इंडिया ने अपने रिलेवेंस को, अपनी इफ़ेक्टिवनेस को खो दिया था, बोथ एज एन इंटरनेशनल मूवमेंट और इसी के साथ साथ यहाँ पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का भी ये पार्ट अब नहीं बन सकता था। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कोर वैल्यूज़ और आइडियाज़ थे जो बचे रहे। वो क्या थे? वो ये आइडियाज़ थे कि जो डीकोलोनाइज्ड स्टेट हैं ये एक दूसरे के साथ हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस शेयर करते हैं और अगर वो एक साथ आ जाएं तो काफ़ी पावरफुल बन सकते हैं। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जो पुअर कंट्रीज़ हैं, चाहे वो बहुत छोटी भी हों, तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी जो बड़ी पावर है उसको फॉलो करें। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पर ये बेस्ड था, किस पर बेस्ड था? एक ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम पर जहाँ आप कंट्रीज़ को डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं एक अल्टरनेटिव की तरह, और यहाँ पर आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से कुछ आइडियाज़ ऐसे थे जो कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद भी रिलेवेंट रहे थे।